हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेखाएं एवं कोण चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाइए और वहां पर प्लेलिस्ट बना है आप लोगों का, तो वहां से आप लोग पहले लेक्चर 1 को देखिए, क्योंकि वहां पर हमने कोण क्या है, फिर उसके बाद कोणों के विभिन्न प्रकार, फिर छोटे कोण, संपूरक कोण, सब कुछ वहां पर बताया है। उसके बाद से ये लेक्चर देखिए। एक चीज और बता दें, ये लेक्चर जो है आप किसी भी एग्जाम को अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई सा भी अगर देखेंगे तो ये सब बेसिक हर जगह लगता है। क्लास 9th का बेसिक रेखाएं एवं कोण चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो है आप अगर 11th में पढ़ रहे हैं वहां भी चाहे जहां लगा देंगे ये सब बारे में, इसके बारे में 12 में पढ़ रहे हैं तो लगेगा ही लगेगा, और कहीं भी पढ़ रहे हैं तो बहुत उपयोग में है। इसलिए लेक्चर 1 को देखिएगा जरूर, और लेक्चर 2 का इसमें हम देखिए कई सारे टॉपिक को कवर करेंगे आज। जैसे आसन्न कोण क्या होता है, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद से हम ये देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, फिर कोणों के युग्म पढ़ेंगे, उस पर आधारित अभिगृहित है, परमेय है, प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आसन्न कोण की। सबसे पहला आसन्न कोण, ठीक। तो देखिए, आसन्न कोण को करने के लिए हम देखते हैं क्या करना है। जैसे आसन्न कोण क्या होता है, मान लीजिए आप सभी कोण जानते हैं, कोण अच्छी प्रकार से जानते हैं। कोण क्या होता है, जब एक शीर्ष से, शीर्ष क्या है, जैसे अगर कोई भी एक पॉइंट है और यहाँ से अगर दो चिन्ह निकले, किसी एक बिंदु से दो रेखाएं अगर निकल रही हैं या फिर गुजर रही हैं या फिर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये क्या है, कोण बनाती है। जैसे ये जा रही है, इधर जा रही है, ये कोण बन गया। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, आसन्न कोण क्या होता है, यानी कोई भी कोण, हम कोण की बात करें, सिंपल काम क्या है, जिसमें एक आ जाता है शीर्ष, एक शीर्ष और उसके बाद एक भुजा। अगर ये दो चीज क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हम कह देंगे ये आसन्न कोण है, उभयनिष्ठ। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, यानी इसके लिए दो कोण रहना चाहिए। जी हाँ, दो कोण नहीं रहेगा तो उभयनिष्ठ क्या है। जैसे समझिए, हम कहें, ये देखिए, नामकरण करना ज्यादा जरूरी है, ए बी सी ओ, हम कह दें ये कोण है 1 और ये कोण है 2। अब इसीलिए हम रेड मार्कर का भी यूज करते हैं, इसी सब चैप्टर के लिए हम मंगाए ही थे, नहीं तो हमको कोई आवश्यकता नहीं था। जैसे देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे ऐसा है, अगर हम ए ओ सी की बात करें, एंगल ए ओ सी की, तो आप कहेंगे, अब देखिए एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी, ये बीच वाला कोण को रिप्रेजेंट करता है, किसको, कोण को, यानी इसी जगह पर कोण बन रहा है। तो इसके कहने का तात्पर्य, वीडियो ऑन है कि नहीं, ऑन है, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि हम सिंपल काम ये कह रहे हैं कि देखिए ये क्या है, आप कहेंगे ये तो शीर्ष है, तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल बी ओ सी, यानी देखिए ए ओ बी बी ओ सी, आपको क्या चीज दिख रहा है, आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, हमको दिख रहा है कि बी क्या है, उभयनिष्ठ है, बी उभयनिष्ठ, ओके। और उसके बाद क्या हमको दिख रहा है, बिल्कुल आसान, कि यहाँ पर एंगल ओ उभयनिष्ठ, ठीक, एंगल ओ भी है, एंगल ओ क्या चीज है, अब यहाँ पर एंगल ओ नहीं लेंगे, बिंदु ओ है, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ओ क्या है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, ठीक, और बी क्या है, भुजा है। अब बी तो भुजा होगा नहीं, तो ओ भी ले लेते हैं, ठीक। तो यानी हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी कोणों के युग्म में या फिर दो कोणों में, जहां भी आप ले सके, दो कोणों में ही ज्यादा यूज आता है, यानी दो कोणों में अगर जहां भी हम देखें क्या चीज, कि एक तो शीर्ष और दूसरी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और आरी किनारे किनारे जो भी है साइड, उन्हें विपरीत भुजा बोल देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों को हम बोलते हैं कि ये आसन्न कोण है, ठीक। आया समझ में, आसन्न कोण क्या होता है, जिनमें एक भुजा और एक शीर्ष अगर उभयनिष्ठ हो, हम उन्हें बोल देते हैं आसन्न कोण। अब देखिए, एक चीज आपके माइंड में आ सकता है, कोणों के रैखिक युग्म में, इसीलिए इसके बाद जस्ट वो दिया है, उसके बाद इसके डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर समझेंगे। देखिए समझिए, जैसे आप कहेंगे कोणों का युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म क्या होता है, कोणों का युग्म को कुछ भी हो सकता है, ये भी कोणों का युग्म ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल है रैखिक।
तो हम यही समझेंगे कि कोणों का रैखिक युग्म का क्या मतलब है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन खींचिए, दूसरे की बात कर रहे हैं, अभी आप लोग रिलेट कीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप कहेंगे ऐसा है, अगर यहाँ पर हमें ले ले ओ, ए, बी, सी, बी इसको लेते हैं, सी इसको लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर कोण ले लें किसको, ए ओ बी, और एंगल ले लें बी ओ सी, तो हम ये देख रहे हैं कि सेम प्रोसेस से ये दोनों चीज फिर रिपीट है। ओ भी रिपीट में आ रहा है, यानी शीर्ष भी आ रहा है, और उसके बाद एक भुजा भी आ रहा है, ओ भी। तो हम इस प्रकार से यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम इन दोनों को भी देखें तो आसन्न कोण है, यानी 1 और 2 जैसे आसन्न कोण थे, 1 और 2 जैसे आसन्न कोण थे, उसी प्रकार से अगर इसको ए माने इसको बी, तो ए और बी भी आसन्न कोण होगा, ए और बी भी आसन्न कोण होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए हम एक की बात करें, सीधे एंगल ए बी की, एक सरल रेखा पर कितने का कोण बनता है, आप कहेंगे 180 डिग्री। तो यानी 180 डिग्री पर आप कहीं भी देखेंगे तो कोणों का आसन्न कोण नहीं बनना है। आसन्न कोण के लिए जो 2 क्राइटेरिया वो पूरा होना चाहिए, एक तो शीर्ष और दूसरी साइड। ओके, तो यही था, इतना ज्यादा इसमें कुछ बड़ा नहीं था, सिंपल काम। आसन्न कोण क्या है, और रैखिक युग्म का मतलब ही यही होता है कि यानी एक पड़ी लाइन पर, पड़ी क्या है, बहुत ही शुद्ध हिंदी में बोल दिए, पड़ी का मतलब होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब एक्स अक्ष के समांतर, यानी धारा के समांतर, पृथ्वी के समांतर पृथ्वी, ठीक है। तो यानी हम उस पर ये बोलते हैं कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसीलिए इसका रैखिक युग्म ही यही होता है कि एक सीधी लाइन पर कहीं भी आप कोई पॉइंट ले रहे हैं तो उस पर कोण कितना बनना है, 180 डिग्री। ओके, और उसके बीच में अब देखिए कोणों का रैखिक युग्म है ना, तो आप चाहे जितना खींच दीजिएगा, अभी हम आगे भी यही बताएंगे, यही चीज ही बताएंगे। तो आप चाहे जितना खींच दीजिए, सभी कोणों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। यही होता है कोणों का रैखिक युग्म। अब कोणों के युग्म में भी हम यही पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या है, आप कहेंगे युग्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें युग्म से लेना है, जोड़े से। तो यहाँ पर हम बहुत सारे को ना बना करके केवल और केवल किसी एक को ही बनाएंगे, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कोणों का रैखिक युग्म। ठीक, तो देखिए ये चीज तो दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड ये चीज है, तो पहले ये दोनों खत्म करते हैं, उसके बाद इस चीज को थोड़ा गहराई में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रूफ भी हमको कुछ करना है। ठीक, तो देखिए इन दोनों चीज को हम हटाते हैं। स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा भाई, क्योंकि एक तो हम वैसे ही ज्यादा नहीं लिखते हैं, आपको पता ही है, जितना काम का है बोर्ड पर वही लिखाएगा, हर एक चीज का मतलब रहता है, फालतू कुछ नहीं। ठीक, अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शीर्षाभिमुख कोण है बहुत ही आसान। देखिए शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, इसके बहुत ही आपको यूज मिलेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों में। जैसे शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोई भी दो लाइन किसी बिंदु पर आपस पर अगर प्रतिच्छेद करती है, अभी हम सब कुछ बता रहे हैं हर एक चीज का। जैसे आप कहेंगे कोई भी 2 लाइन ये प्रतिच्छेद अगर कर रही है, तो अगर इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है और ये ओ है, तो हम ये कहेंगे कि एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो यहाँ से हम कह देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 एंगल बराबर 4। यानी ये दोनों चीज होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से होता है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये है कि जब कभी भी दो तिर्यक रेखाएं आपस में कहीं पर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके आमने सामने का कोण जो सम्मुख कोण होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ये सम्मुख कोण है, आमने सामने का कोण, ये आमने सामने का कोण है, तो सम्मुख कोण का एडिशन नहीं कह सकते, का जो भी कोण होगा वो इक्वल होगा, हमेशा सम्मुख कोण इक्वल होता है। ठीक, ये चीज हो गया इसका। अब देखिए इस पे आधारित प्रमेय भी यहाँ आपको मिलेगा, तो ये बताएंगे नहीं, घबराइए नहीं। तो आप कहेंगे ऐसा है, ये समझ में आ गया, इसका कुछ भी क्राइटेरिया नहीं। हाँ एक चीज है, जैसे अब मैं यहाँ पर लाइन की बात किया हूँ, लाइन की बात, आप लोग बिना लाइन का मत आ जाइएगा। जैसे आपको ये एक लाइन है, ये एक था,
हम ऐसे गुजार दिए, तो ना लाइन होनी चाहिए। आप पॉइंट से लेकर के अगर 4 डायरेक्शन में घुमाएं तो ये नहीं बता पाना संभव है कि ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे कि नहीं। तो इसके लिए ये कहना पड़ेगा कि ये नियम असत्य है। यानी यहाँ पर केवल और केवल मतलब ये है कि जब दो तिर्यक रेखाएं आपस में कहीं पर किसी बिंदु पर कट कर रही हैं तो वहां का सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए। ओके, ये नियम है यहाँ का, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा। वही होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी को हम बोल देते हैं तिर्यक रेखाएं, और तिर्यक रेखा अभी बता देते हैं, वैसे हम बता चुके। अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा यानी इसी को बोल देते हैं समांतर रेखा। तो आप लोगों को देखिए तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, जैसे जब कभी दो तिर्यक रेखाएं, अभी इसी में बताया, तिर्यक रेखाएं यानी कहीं भी आगे चलकर अगर दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो उन्हीं को बोल देते हैं तिर्यक रेखाएं। जैसे हम कहें एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, आप कहेंगे कटेगा कभी, थोड़ा और झुकाते नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ऐसे आप कहेंगे ऐसा है, ये कभी ना कभी तो आगे कटेंगे। और मैं चैप्टर 5 में पढ़ाया हूँ आप लोगों को क्या चीज, कि जब कभी भी 5 को भी लपेट दें, चैप्टर 5 को इसी में लीजिए। मैं आप लोगों को एक अभिगृहित पढ़ाया हूँ कि जब कभी भी इन दो कोणों का एडिशन, इन दो कोणों के एडिशन से ज्यादा हो, आप कहेंगे कि ये कोण ज्यादा है ये कोण कम है, तो यानी जिधर कोण कम है उधर ही कहीं टच करेंगी, ये अभिगृहित है। तो अभिगृहित को देखिए यहाँ पर लपेट दिए इसी में। तो इसलिए आप लोग 5वां चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ भी जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, 1-2 लेक्चर में है, विनती है आप लोगों से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही काम करेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में कहीं भी किसी एक बिंदु पर काटती हैं, 2 बिंदु पर नहीं काट सकती ना, 2 बिंदु पर नहीं काट सकती, तो इसलिए अगर एक बिंदु पर कहीं भी कट कर रहा है तो वो सिंपल क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा। समांतर रेखा क्या होती है, वो कहीं भी कट ही ना करे तो समांतर रेखा होती है, ठीक। तो आप कहेंगे इसके कुछ गुणधर्म बिल्कुल हैं, इसके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, ये जानते रहिएगा। अब जैसे इसका एक दैनिक जीवन में उदाहरण हो गया, आप रोड पे चलते हैं, सड़क पर आप ये देखते हैं कि रोड के बीच में ऐसे डॉट डॉट बना देते हैं सब, और किनारे किनारे व्हाइट व्हाइट पट्टी। अब कितनी आप कहाँ से देख रहे हैं, बनता कि नहीं, मेरे यहाँ बना है। तो ये देखते हैं कि आप अगर रोड ऐसे मुड़ रही है तो ये भी ऐसे मुड़ जाता है, लेकिन समांतर ही रहता है, ठीक है। अब ये नहीं कि इनको आगे मिला दे तो भी समांतर ही जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो यानी दो समांतर रेखा जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा से, जो कहीं भी आपस में कभी भी कट ना करे, ठीक, ये चीज हो गया। अब देखिए इन सभी चीजों को हम हटाते हैं, अब हम चलते हैं कोणों के युग्म पर। अब देखिए कोणों के युग्म में हमको, कोणों के युग्म में हम देख लीजिए सिंपली क्या चीज है, सिंपल हमें कोणों के युग्म में देखिए वही चीज, जैसे आसन्न कोण को हमने देखा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे रैखिक कोण क्या होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आसन्न कोण, रैखिक कोण, इन्हीं सब के बारे में हम समझेंगे। जैसे थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आसन्न कोण आप लोग अच्छे तरीके से जान गए, रैखिक कोण भी जान गए, यानी एक जब कभी भी सरल रेखा पर किसी पॉइंट से एक रेखा और गुजार देते हैं तो दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, कोणों का युग्म यही है। देखिए कोई भी एक लाइन है, लाइन को बिना लेकर चलते हैं, हम कोणों के युग्म को समझाते हैं, उसके बाद समझाएंगे आगे। हाँ ठीक है, जैसे पहले एक पीछे शीशा था पहले, तो क्या हुआ, उससे हमको ये पता चला कि जैसे जब शीशा था तो मैं शीशे में देखता था, शीशे में, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं हटाए। अब क्या है, थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसीलिए हम हटा दिए अभी से ही, ताकि ये क्या होगा, आदत ना बन जाए, नहीं तो कैमरे को नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोगों को लगेगा किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ठीक। जैसे देखिए हम कोणों के युग्म के बारे में जब बात करेंगे, युग्म का मतलब होता है कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, दो कोण है तो कोणों का युग्म होता है। अगर ये यहाँ से दोनों में घनिष्ठ आ रहा बिंदु भी है तो आसन्न कोण हो गया, लेकिन इसमें हम केवल और केवल बात करेंगे किसकी, कोणों के युग्म में बात करेंगे हम रैखिक कोणों के बारे में। जैसे अब रैखिक क्या है, कोणों के रैखिक युग्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि रैखिक का मतलब होता है एक सरल लाइन,
अब यहाँ से कहीं से एक रेखा हम गुजार दिए तो दोनों कोणों का एडिशन होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी दो कोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है। इन्हें ही हम बोलते हैं कोणों के रैखिक युग्म। ठीक, अब एक चीज आपको समझना ये है कि ये इसके बारे में दो अभिगृहित है। इस चीज को दोनों अभिगृहित को हम लिख देते हैं। एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, अभिगृहित को मानना पड़ता है, प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है। 5वां चैप्टर जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा। अभिगृहित को मानना पड़ता है और प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है। अगर मैं कहीं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये चीज मान लीजिए तो यानी वो अभिगृहित है। अगर मैं प्रूफ करा रहा हूँ तो प्रमेय है। कभी कभी कोई प्रूफ भी हम बोल देंगे आप लोगों से कि इसको रख लीजिए, यही होता है। लेकिन वो रैंडमली किस केस में कहेंगे जहां पर आपको ये लगेगा हमको कि इसका प्रूफ कराने से कोई फायदा नहीं है तब। लेकिन आप लोगों में सभी प्रूफ का कोई ना कोई फायदा है। जैसे देखिए इसका दो अभिगृहित क्या है, अभिगृहित तो हमको पता ही है, सिंपल अभिगृहित क्या है। जैसे देखिए पहला अभिगृहित 6.1 एक ही है ना, 6.1 अभिगृहित। वैसे तो अभिगृहित क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा पर दो, वही जो बताए हैं, एक लाइन गुजार दे तो दोनों कोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है। लेकिन इसको एक बार लिख दे अच्छे से। जैसे देखिए यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, जैसे यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण बने। अब ये मत पूछिएगा आसन्न कोण क्या होता है। दोनों आसन्न कोण कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आया समझ में? यही मैं बताया हूँ कि जब एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यानी जब एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो बने दोनों आसन्न कोणों का एडिशन 180 डिग्री होता है। यही होता है प्रमेय 6.1 अभिगृहित 6.1। अब हम बात करते हैं अभिगृहित 6.2 की, 6.2 की। आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे, मेरे माइंड में एक विचार आना चाहिए, आप लोगों में आना चाहिए कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आप ही लोग जानेंगे। अगर हम किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ दें, रैंडमली किन्हीं भी, तो क्या वो रैखिक बनेगा? यानी कोई भी दो कोणों को एडिशन करने पर, कोई भी दो कोणों को ऐड करने पर अगर 180 अंश बन रहा है तो क्या वे सरल रेखाएं होंगी? तो वीडियो को इसी पर रोकिए, सोच के पहले कमेंट करके तब आगे देखिएगा। अगर पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके उसके बाद ही आगे बढ़िएगा कि क्या चीज़। अगर दो कोणों, जैसे यहाँ पर ये बोला है कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम ये बोलते हैं एक किरण एक रेखा जो भी है ये रैखिक है। ठीक है, तो क्या कोई भी दो कोणों को एडिशन करने पर अगर 180 डिग्री हो रहा है तो वे सरल रेखाएं होंगी या नहीं? वीडियो को रोकिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। तो आइए देखिए, तो हम दूसरा अभिगृहित देखते हैं। दूसरा अभिगृहित इसका अपोजिट है। देखिए इसके विलोम को जब देखा गया, 5वें चैप्टर में सब बताया है क्या चीज़ है। तो जब इसके अपोजिट को देखा गया कि ऐसे रैंडमली कोई दो कोण जोड़ रहे हैं, तो हम ये देख रहे थे कि वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सरल रेखाएं बन रही थी। जैसे हम कहें ऐसे है, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो दोनों हो रहा है 140 डिग्री। फिर हम कहें ये 75 डिग्री और ये 120 डिग्री पूरा है, तो यानी मिला जुला कर इतना ही बनना है। हम कहें एक 30 डिग्री बना दिए, एक 150 डिग्री बना दिए। हम ये देख रहे थे कि कोई भी दो कोणों को ऐड करें तो हमें एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। ऐसे वैज्ञानिकों ने देखा। और कौन वैज्ञानिक था? यूक्लिड, जो कि कौन था नहीं पता है, 5वां चैप्टर देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इतनी बार कभी
कहाँ नहीं हूँ कोई चैप्टर पढ़ने के लिए, लेकिन वो कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ है खास जो कि आप लोग बेसिक सा जान जाएंगे। जैसे देखिए अब एक रीज 6.2 क्या कहता है, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं, तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं सरल रेखा बनाती है। आया समझ में? देखिए थोड़ा जल्दी किया, राइटिंग खराब लग रहा है और सब तो सही ही है। ठीक है, ये चीज समझ लिए सब लोग आप? ठीक है, तो हम सिंपल ये कोणों के युग्म में दो अभिगृहित देख ली कि दो को जोड़ेंगे तो भी, यानी दो कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो सरल रेखा है, और सरल रेखा पर अगर कोई एक रेखा पड़ी है या गुजर रही है तो वहां से भी ये क्या बनाती है, आप कहेंगे कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो चीज हमने जान लिया। अब देखिए आपको और पढ़ना है, अब पढ़ना है परमेय 6.1, उसके बाद आपको मिलेंगे सभी प्रश्न, यानी 6 प्रश्न प्रश्नावली के, और फिर तीन प्रश्न उदाहरण के, 6 3 9 प्रश्न है, और एक दिया है परमेय वही जो शीर्षाभिमुख कोण वाला है। तो हम एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं टाइम कितना हुआ है। टाइम हुआ है 21 मिनट 40 सेकेंड, कट पिट करने पर 20 मिनट। तो देखिए थोड़ा सा बता देते हैं परमेय। देखिए जितना हम कहते हैं उतना हम कवर कर लिए, ये परमेय हम समझ लीजिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं। परमेय क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परमेय 6.1, परमेय 6.1। अगर बाहरी आवाज कुछ आ रहा होगा थोड़ा भाई मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा क्या है बोला जाए, किसी को कुछ बोलना उचित नहीं है, जैसे सच में नहीं बोलना किसी को उचित है। आप लोगों को पता होगा क्यों, क्योंकि हम भी यहाँ पर जहाँ है, मेरा घर तो है नहीं खुद का, हम भी रूम लेकर ही हैं। तो अगर रूम लेकर हैं, अगर वो कोई और रूम लेकर है तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। हाँ अगर किसी को आपत्ति हो रही है हम थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन एक बार कह चुके तो यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए दिख रहा है ना सही साहब? आज राइटिंग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा आज केवल मैनेज कर लीजिएगा, कल से बढ़िया लिखेंगे। बढ़िया हम लिखते हैं, लेकिन आज अब हमारा ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कोई चीज़ प्रूव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ये तो प्रूव वाले हमारे सर ऐसे बताए थे। हमारे एक सर थे ऑफलाइन जहाँ पर हम पढ़ते थे कोचिंग, हम भी पढ़े हैं कुछ दिन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा सर रहे तो वैसे ही रहे। ऑफलाइन हम लोग पढ़े, वहीं से पढ़े, ऑफलाइन हम लोग क्लास 9 और 10 को पढ़ाने भी लगे, उसके बाद से ऑनलाइन की दुनिया में आ गए, यहाँ भी मौजे पढ़ाते हैं। तो कोई भी अगर प्रूफ वाला रहे तो वो इतना बताएं कि कहाँ से स्टार्टिंग करना, कैसे स्टार्टिंग करना है, माइंड में अपने आप आ जाता है। देखिए किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको बस 2-3 चीज़ होनी चाहिए। जैसे पहला काम, लिखते कैसे हैं, पहली चीज़ तो जो दिया है किसी भी सवाल को, ये अब देखिए किसी भी सवाल को करना है तो जो दिया है छाप दीजिए, जो दिया सबसे पहले छापिए, उसके बाद हमें जो सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है ये चीज छापिए। जैसे 2 चीज हमने यहाँ पर छाप दिया, कौन कौन सा चीज, जैसे जो दिया है, जो सिद्ध करना है, उसके बाद हम एक और लिखते हैं जिसे बोलते हैं उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति। अब उसके बाद हम अपना काम करते हैं, उपपत्ति से हम स्टार्टिंग करते हैं, किसी भी चीज को उपपत्ति से ही
स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं। तो पहले काम हम डायग्राम बनाते हैं, ओ ए बी सी डी, ये चीज हमारा डायग्राम बना है। तो आप कहेंगे ऐसा दिया क्या है, आप कहेंगे यही चीज दिया है कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये दिया है दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। या तो आप बोल सकते हैं कि रेखा ए बी और रेखा सी डी क्या है, प्रतिच्छेदी है, या फिर तिर्यक रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं। सिद्ध करना है। अब बताइए हम सिद्ध करने में कितना बताएं, एक या दो। जैसे ये बनेगा, देखिए एक दो और ये बनेगा 3 4। तो हमको अब सोच रहे हैं केवल एक ही एक बता दें, जैसे इधर का केवल इधर का आप लोग कर लेंगे, या तो इधर का बताएं इधर का आप कर लेंगे, लेकिन दोनों बताना पड़ेगा दोनों बताना पड़ेगा, ठीक है। आइए देख, हम भी ऐसे करते थे, जैसे जब हम पढ़ते थे तो अगर कोई चीज़ एक बता कर एक छोड़ दे और अगर पूरी तरह ना समझ में आए रहे तो हम बहुत ही अजीब लगता था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन वही सब सोच के हमको बताना पड़ता है कि हम भी ऐसे थे तो स्टूडेंट भी ऐसे होंगे, ठीक है। और आजकल के बच्चे तो और एकदम आलसी हो गए हैं, तो इसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए तो बेहतर है। जैसे देखिए अब क्या है, सिद्ध क्या करना है हमको, आप कहेंगे ऐसा है। अब यहाँ पर हम नामकरण कर दिए हैं, हम वही लिखेंगे। हम लिख रहे हैं कि एंगल 2 बराबर एंगल 1, और क्या करना है, एंगल 3 बराबर एंगल 4। अब आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बिना डायग्राम बनाए इस चीज़ को मत लिख दीजिएगा। कुछ लोग करते हैं ऐसा, बिना डायग्राम बनाए ऐसे लिख देंगे। ये हटा, जैसे मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो वहाँ पर जब टेस्ट लेते थे, क्योंकि हम देखिए ऑफलाइन जब पढ़ाते थे ना बुक का क्वेश्चन देते थे ना कहीं का, अपने लग से बनाते थे, आंसर भी इतना हो गया था क्षमता। तो हुआ क्या, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता था, अजीबोगरीब बच्चे बिना क्वेश्चन लिखे आंसर में सब छाप देते थे, एंगल ये माना ये वो। हम कहते थे भाई साहब चित्र ही नहीं बना है, जैसे छाप लेते थे किसी का, इतना छापने में सब लीन रहते थे कि क्वेश्चन को ही छोड़ देते थे, उसमें जो डायग्राम बना है उसको छोड़ देते थे सब, और डायग्राम को पूरा मटेरियल छाप लेते थे। तो ये बताइए हम क्या समझेंगे, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग मत कीजिएगा, ये चीज़ है तब समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे उपपत्ति में क्या लिखते हैं, उपपत्ति का मतलब होता है शुद्ध भाषण सजीव, सबूत, गवाह। जैसे गए आप लोग वकील वहाँ पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में, तो ये हुआ कि बुलाते हैं सब अपने सबूत को, वकील को बुलाइए, गवाह को बताइए, बुलाइए, जो भी हो। तो वो क्या करता है, जो चीज़ जानता है बताता है, यानी वो एक प्रकार से गवाही देता है। तो बिना उपपत्ति के कोई प्रूव हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, उपपत्ति से। हम ये देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक सरल रेखा हैं, दोनों रेखाएं एक सरल रेखा हैं। तो शॉर्ट में आप लिखेंगे कि ए बी एंड को छोड़िए, और ए बी और सी डी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। ए बी और सी डी दो सरल रेखा, बेहतर है लिख दीजिए सरल रेखाएं हैं। एक चीज मैं और बेहतर बता दे रहा हूँ, ये बात सुनिए। देखिए चार्ज भी खत्म हो गया, आवाज जा रहा होगा लोगों। तो देखिए हम ये चीज पहले बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को ये तो हमेशा क्वेश्चन में जो भी है वही छापना पड़ेगा, प्रूफ जो भी है वही छापना पड़ेगा। उपपत्ति में ये नहीं है मैं जो छपवा रहा हूँ आप वही छापिए। मैं बोल दिया ए बी और सी डी सरल रेखाएं हैं, आप दूसरे तरफ लिख दीजिए कि रेखा ए बी और सी डी यहाँ से भले प्रतिच्छेदी हैं लेकिन वे दोनों रेखाएं एक सरल रेखाएं हैं। तो ये थोड़ा एग्जामिनर को और इफेक्ट डालेगा। ओके, तो आप लोगों को यही काम करना रहता है कि कुछ चीजों को हम ऐसा लिखे थोड़ा डिफरेंट दिखे, ठीक। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि अगर ए बी और सी डी सरल रेखाएं हैं तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोणों के रैखिक युग्म में से कि अगर कोई भी एक लाइन हो उस पर एक रेखा गुजार दें तो 180 डिग्री बनता है। तो आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे क्या, देखिए अब यहाँ से हम दो कंडीशन लेंगे। तो पहला हम लेते हैं कि ए बी के लिए, तो रेखा ए बी के लिए, रेखा ए बी के लिए अगर हम ले तो ए
बी, तो हम ये कहेंगे कि देखिए ए ओ डी, अब यहाँ पर अंक वाला लेंगे, भले ये प्रूव करना है, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे हुआ है? आप लोग कहेंगे अभिगृहित 6.1, अभिगृहित 6.1, ठीक है। अगर सरल रेखा है तो दोनों 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप ये चीज जान गए, ठीक। आप कहेंगे रेखा ए बी के लिए ये चीज हुआ। एक चीज हम और जानते हैं, क्या जानते हैं? आप कहेंगे कि सी डी के लिए भी वही होगा, तो रेखा सी डी के लिए, सी डी के लिए हम ये देख रहे हैं, सी डी के लिए जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? आप कहेंगे क्या, ये भी क्या पूछने वाली बात है? सी से डी है, तो हम ये कहेंगे कि सी ओ ए, तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल ए ओ डी, ए ओ डी बराबर हो गया 180 अंश। अब ये दोनों जब बराबर, अगर दोनों एक तरफ बराबर है तो हम ये कह देंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से ये बताइए, जिसका LHS बराबर हो तो RHS बराबर होना पड़ेगा, और जिसका RHS बराबर हो LHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू एंगल COA प्लस एंगल AOD बराबर हो गया। तो हम यहाँ से एकदम एग्जैक्टली बात बोल सकते हैं कि एंगल एंगल AOD दोनों हो गया बराबर, तो ये हो गया कट्टिम गुड्डा, तो यहाँ से बच गया एंगल DOB बराबर हो गया एंगल COA। ओके, अब DOB क्या है? DOB एंगल 1 बराबर COA एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो अब इतना करने के बाद लिख दीजिएगा इति सिद्धम, संस्कृत का लैंग्वेज है, यही सिद्ध करना था। यहाँ हिंदी में लिख दीजिएगा, यही सिद्ध करना था, ठीक। तो देखिए ये चीज हो गया। अब ध्यान से सुनिए, अब अगर मान लीजिए मैं जब एंगल रेखा ए बी लिया था, तो अगर ए बी लिया था, ए बी के लिए जब हम इधर वाले को ले लेंगे, इधर वाले को, तो ये चीज आ जाएगा 2 4, और इधर वाले को लेंगे तो 2 3, और ये दोनों बराबर है 2, तो 2 हट जाएगा, 3 4 मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया देखिए आप लोगों का पर में 6.1 पर में है तो प्रूव कर दिए। अभिगृहित होता तो हम नहीं किए, वैज्ञानिक नहीं किए तो हम क्यों करें? बात खत्म, सही है ना। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का। अब कोशिश मेरा ये रहे कि कल जब मैं आप लोगों से मिलूं तो पूरा प्रश्नावली के प्रश्न और एग्जाम्पल के प्रश्न हो जाए खत्म, तो आप लोगों का बचता केवल समांतर रेखा, और समांतर रेखा बहुत ही आसान है, एक दिन में वो भी खत्म, तो यानी 2-3 लेक्चर में ये भी खत्म। क्लास 9th में बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है जिससे आप लोग बहुत जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, और अगर पढ़ते हैं सही से तो देखिए एकदम अच्छे तरीके से नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। हम लोगों को भी बढ़िया बढ़िया नंबर, हम जब पढ़ रहे थे तो बढ़िया नंबर मिला था। ये बहुत अच्छे तरीके से ये हम पढ़े थे वहाँ पर। सर रेखाएं एवं कोण उसी का देन है। त्रिभुज में हमको आसानी समझ में आ गया, चतुर्भुज में तो एकदम भरमार पड़ जाएगा। जो भी चीज़ है वही मॉडिफाई करेंगे। जब जैसे ही कोई चतुर्भुज बना, घुमाएंगे तो कोण बन जाएगा, कहीं त्रिभुज बन जाएगा। तो ये सब बेसिक क्लियर रहना चाहिए। ओके, तो आप लोगों का देखिए ये 6ठा चैप्टर चल रहा है, 6-7 चैप्टर और है, बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म होगा। मेरा कोशिश ये है कि मई चल रहा है, देखें जून, अब बहुत उड़ते चला गया तो जुलाई, उसके बाद मैं आप लोगों को 3 महीने के लिए छोड़ दूंगा, 3 मंथ के लिए। क्लास 9th वालों का रहेगा संन्यास। उस बीच में ना 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 उस बीच में सभी चैप्टर का 160 PYQ। अब आप कहेंगे इसमें कौन सा PYQ होता है? क्लास 9th में मैं ऐसा ऐसा प्रश्न बताऊंगा जो आएगा तो आएगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को, सभी चीज़ों को उसमें हम बताएंगे, ठीक। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल पर आए हैं तो चैनल पर बने रहिए, और अगर कोई और आपके जानकार के पहचान के हैं तो शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें। क्लास 9th में आप है, क्लास 12 का कोई है तो उनसे भी कहिए। 12 का भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 11th का भी स्टार्टिंग करने वाले हैं। जैसे आप लोगों का खत्म वैसे मैं 11th का शुरू, ठीक। तो अब इसी के जल्दी में है, 11th वाले भी परेशान है सब कि जल्दी स्टार्ट कीजिए भैया, तो वो भी सोच रहे हैं जल्दी ही करें। उसके बाद से और कोई समस्या थी तो कमेंट में जरूर बताइएगा।